हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 5। प्रैक्टिस सैंपल पेपर की ये मैंने एक सीरीज चलाई हुई है और जिसमें मैंने बोला है कि जब तक आपका मैथ्स का एग्जाम नहीं हो जाता मैं डेली एक सैंपल पेपर आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आपको एक सैंपल पेपर डेली सोल्व करवाऊंगा। तो आज का हमारा है प्रैक्टिस सैंपल पेपर 5। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सैंपल पेपर 5। तो उससे पहले थैंक यू डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय वीडियो को देखने में लगाते हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। तो सेक्शन ए से हम डियर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 144 एंड 198 इज। इसका HCF हमें निकालना है। अलग से निकाल कर मत देखो, नंबर छोटे छोटे हैं, देखकर ही आपको पता चल जाएगा कैसे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इनमें से सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 से शुरू कर दो। चेक करो क्या 18 से 144 डिवाइड हो जाएगा, क्या 18 से 198 डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो 18 इसका HCF है। अदरवाइज सेकंड हाईएस्ट नंबर 12 है, 12 से दोनों को डिवाइड करके देखो। अगर इससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 9 से करके देखो। 9 से भी नहीं होता तो 6 आंसर है। और ये छोटे छोटे नंबर है, इजीली हम बता सकते हैं, इजीली सिर्फ देख कर ही। जैसे 18 से मैंने डिवाइड किया तो 18 8 जा 144 होता है, और 18 इंटू 11 198 होता है। दोनों नंबर 18 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मींस 18 ही इसका HCF हो सकता है। 18 इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 कैसा सॉल्यूशन होगा। चेक करते हैं। पहले देखो a1 और a2 का रेशियो देखो, -3 मल्टीप्लाई हुआ है। b1 और b2 में भी -3, 2 से -6 बना, मतलब -3 मल्टीप्लाई हुआ है। क्या इसमें -3 हुआ है? नहीं हुआ। मतलब कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो इक्वल आ रहा है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस किस केस में होगा? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस का केस है ये, नो सॉल्यूशन होता है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं और BC और QR का रेशियो 1:4 का दिया हुआ है। तो हमें PRQ और BCA का रेशियो का एरिया का रेशियो निकालना है, स्क्वायर करना है सीधा। बस कोरस्पॉन्डिंग साइड का ध्यान रखें। इसने क्या किया, इधर तो BC को ऊपर दे दिया लेकिन इसका कोरस्पॉन्डिंग एरिया नीचे दे दिया। तो हम भी क्या करेंगे, इनके जब एरिया का रेशियो निकालना है, ऐसा कई बार कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें क्या होगा, पी आर की ही कोई साइड ऊपर आनी चाहिए, पी आर क्यू ट्रायंगल की। तो क्यू आर इधर दी हुई है, क्यू आर बाय बी सी, इसको पलट लो क्योंकि अब ये कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। इसको पलट लेना है हमें। देखो पी आर क्यू ट्रायंगल ऊपर है, इसकी साइड ऊपर, बी सी ए ट्रायंगल नीचे, इसकी साइड नीचे। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब मैं देख रहा हूं ये 1/4 है तो ये 4/1 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 16/1। मतलब कि 16 आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन। 16 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो ये ट्रेपीजियम का केस है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो देखो हम ये समझ गए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या होता है, जब भी दो एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं, ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, साइड्स का रेशियो वाला क्वेश्चन है ये। बस हमें खाली क्या चीज देखनी होती है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे कि इसके अंदर DCO ट्रायंगल का D एंगल नीचे वाले B के इक्वल है तो D का कोरस्पॉन्डिंग B, C का कोरस्पॉन्डिंग A, सी वाला इक्वल है ए के तो सी का कोरस्पॉन्डिंग ए, और ओ बच गया ओ के इक्वल तो ओ वाला ओ के ही कोरस्पॉन्डिंग है। अब साइड्स का रेशियो ले लो, कभी गलत होगा ही नहीं। डीओ बाय बीओ लेता हूं मैं, डीओ बाय बीओ।
DO x-2 बाय BO x-1 वो इक्वल होगा CO बाय AO CO x+3 बाय AO x+5। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, वैल्यू पुट करके देखो किसमें रेशियो इक्वल आता है। मान लो मैंने 3 रखा, 3 माइनस 1 1 बाय 3 माइनस सॉरी 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2, और इधर क्या आ रहा है 3 रखा तो 3 प्लस 3 6 आ रहा है और नीचे 8 आ रहा है, नॉट इक्वल है। नेक्स्ट 6 रख के चेक करो, 6 रखो, अगर हम 6 रखते हैं तो इधर बना 4, इधर बना 5, इधर मैं 6 रखता हूं तो इधर 9 बनेगा। अब 9 4 के इक्वल कभी भी नहीं बन सकता। अब चाहो तो इसको चेक कर लो, नॉट इक्वल आ रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं 7, अगर 7 हो गया तो ठीक है, नहीं तो 8 आंसर हो जाएगा। चलो 7 चेक कर किया, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 1 6, और इधर 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 5 12 इक्वल आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये भी कट हो गया 5/6 ही बनेगा, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो। और इसके बाद अब देखो इस क्वेश्चन के लिए ये इस टाइप का एक केस बनता है जिसके अंदर हमें क्या चीज याद रखनी होगी, मैं वो भी आपको बता देता हूं। जब भी ट्रेपीजियम आ जाए और उसके दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये चीज आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बार बार सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर तो होगा ही है। जैसे ही आपको पैरेलल लाइन दिखे आप समझ जाएंगे कि ये ट्रेपीजियम है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बस साइड्स का रेशियो देखना है। तो x-2 डिवाइडेड बाय x-1। अच्छा, कई स्टूडेंट यहाँ पर क्या गलती करते हैं, मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या गलती करेंगे, पहले x-2 ले लेंगे और नीचे x-1, ये पार्ट ठीक कर दिया, फिर पहले ऊपर ये वाला पार्ट रख देंगे। नहीं, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है, ऊपर छोटे वाला पार्ट लिया है तो इधर भी छोटे वाला ही पार्ट लेना है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खाली बस रेशियो का ध्यान रखें, x-2 बाय x-1 इक्वल टू x+3 बाय x+5, डायरेक्ट करना है ये क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3, भाई नंबर कितने होते हैं, एक, सिर्फ ओड नंबर लिखते हैं, 1 3 5, ये तीन ही ओड नंबर होते हैं, तीन से छोटा एक ही नंबर है, और टोटल केसेस होते हैं डाई में 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ गई। काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी 6√3 के इक्वल है, ए सी 12 के इक्वल है, बी सी 6 के इक्वल है, एंगल बी फाइंड करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हमें क्या चेक करना है, देखो एंगल बी फाइंड करना है, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। अगर जब भी तीनों साइड दे रखी है और कोई एक एंगल फाइंड करने को कहा जाता है, तो 99% केसेस में पाइथागोरस थ्योरम उनमें लगती है और वो वाला एंगल 90 डिग्री होता है 99% क्वेश्चन में, ये आप चेक कर लें और इस चीज को माइंड में भी रखें। तो अब देखो एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी के अपोजिट AC का स्क्वायर एक तरफ रखता हूं मैं, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर एक तरफ रखता हूं और चेक करता हूं कि ये इक्वल है या नहीं। अभी मैं इक्वल नहीं लगा सकता, जहां चेक करूंगा मैं इक्वल है कि नहीं। AC का स्क्वायर 144 आ रहा है, AB का स्क्वायर 6 का 36 इंटू √3 का 3, 36 इंटू 3 108, प्लस BC का स्क्वायर 36, ये इक्वल आ गए 144, ये भी 144 इक्वल आ गए, तो मतलब AC हाइपोटेनस है और AC का अपोजिट एंगल B 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी तीनों साइड्स दी हुई है और एक एंगल फाइंड करने को कहा है, तो 99% केसेस में वो एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम को वो तीनों साइड्स फॉलो कर रही होंगी, तो आप एक बार कंफर्म भी जरूर कर लें कि फॉलो कर रही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साइन दिया हुआ है 5/13, टेंजेंट निकालना है उसी लॉजिक से। साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस,
टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि इसके जो न्यूमरेटर है वो टेंजेंट का भी न्यूमरेटर होगा। ऊपर 5 है, ऊपर 5 देख लो किस किस में है। ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, अब ये दोनों बचे। अब देखो नीचे हाइपोटेनस 13 है, टेंजेंट में हाइपोटेनस नहीं होता। आंसर आ गया बी, आंसर बी आ गया इसका। आपको सिर्फ क्या देखना है, न्यूमरेटर ये परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनस नहीं है, नीचे बेस है, तो हाइपोटेनस वाला ऑप्शन कट हो गया। आंसर आ गया बी, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखते ही आपको पता चलेंगे फैक्टर्स, अगर आपने फैक्टर्स रियल में बनाए होंगे तो। 210 ये 3 से डिवाइड होता है, 2103 की टेबल में आता है, 3 आ गया, नहीं हो सकता। 33 आ गया। 441 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो सकता। 8 इसके फैक्टर में 2 पावर 3 आएगा ओनली। आपको क्या चेक करना होता है, डिनोमिनेटर में या तो 2 के फैक्टर्स हो या 5 के हो या दोनों के हो। अगर इसके अलावा कुछ भी आया, जैसे इसके अंदर 3 आ गया, इसके अंदर 3 आ गया, इसके अंदर 3 आ गया, और कुछ भी आया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के खाते में चला जाएगा। टर्मिनेटिंग के खाते में सिर्फ वही नंबर्स रहेंगे जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म में होंगे, 2 पावर n इंटू 5 पावर m, जहां पर n और m होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, यानी कि इनमें से कोई एक जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं हो, जीरो हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर तुम देख पा रहे हो 5 की पावर जीरो ही है, 8 का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की है 2 की पावर 3, 5 की पावर क्या है यहाँ, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you say about the solution of pair of linear equation y equal to 0 and y equal to -5। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं। आपको इसके अंदर दो चीजें हमेशा याद रखनी है, क्या, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। पहली चीज तो ये दोनों एक्सिस की इक्वेशन याद रखनी है, क्या, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। दूसरी चीज, अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है उसका हमें ग्राफ बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है और उसके अंदर x नहीं आता, तो वो x के पैरेलल बनेगी। अगर उस इक्वेशन के अंदर y नहीं आता तो वो y के पैरेलल बनेगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ओके, देखो y इक्वल टू 0 वाली लाइन बोल रहा है, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, यानी कि खुद ही x एक्सिस। y इक्वल टू -5, x नहीं है, x के पैरेलल बनेगी कहां, जहां पर y -5 होगा, जहां पर y -5 होगा वहां x के पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ऐसे का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पैरेलल लाइंस के केस में होता है नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जब x एक्सिस या y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट यानी कि एब्सिसा, एब्सिसा हमेशा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम y एक्सिस, x वाला पार्ट डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, ये वाला पार्ट भी डिस्टेंस होता है, ये वाला पार्ट भी डिस्टेंस होता है, कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस। बस ये बात ध्यान रखना, डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं लिया जाता। तो x एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ -4 दिखा रहा है, यानी कि 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। x एक्सिस से डिस्टेंस, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पहला वाला पार्ट y एक्सिस से डिस्टेंस, दूसरे वाला पार्ट x एक्सिस से डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if one of the zeros of quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is -3, तो k की वैल्यू निकालो, जस्ट वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, x की वैल्यू -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू के -1, 9k-9, फिर -3 x की जगह रखा, -3 इंटू के, -3k और +1 है, इक्वल टू 0 कर दिया। इधर मैं देख रहा हूं ये तो बन गया 6k, इधर मैं देख रहा हूं -8 है, इक्वल टू में ले जाने पर प्लस का 8 हो गया।
k की वैल्यू आ गई 8/6 यानी कि 4/3। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। HCF ऑफ A, B is 12, A into B 1800, देन LCM हमें निकालना है। ओके, ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। A इंटू बी इक्वल होगा HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। ओके, A इंटू बी हमें गिवन है 1800 और HCF हमें गिवन है 12। एलसीएम हमें निकालना है, 12 डिवाइड कर दो, 150 इसका एलसीएम आ गया, 150 इसका एलसीएम आ गया। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन था। टेंजेंट दिस इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू, भाई टेंजेंट 1 कहां होता है, जब एंगल 45 हो। इसका मतलब ये एंगल 45 है। 3x प्लस 30 कितना है, 45। 30 इधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 15। x कितना बचा, 15/3 यानी कि 5 डिग्री। x की वैल्यू 5 डिग्री, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें खाली वैल्यूज पुट करनी है अपने को, वैल्यूज पुट करनी है। 4 इंटू साइन 30 1/2 होता है, 1/2 की पावर 4 1/16 प्लस कोस 60 भी 1/2 होता है, 1/2 की पावर 4 1/16 माइनस 3 इंटू कोस 45 1/√2 होता है, स्केयर किया तो 1/2। साइन 91 होता है, 1 का स्केयर किया तो 1। ओके, 1/16 1/16 2/16 यानी कि 1/8। तो 4 इंटू 1/8 और ये हो गया -1/2 -3 प्लस 3/2 हो गया। और ये 1/2, 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफी सिंपल था ये भी, बस हमें टेबल में से वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो टेबल बनानी जरूर आती होगी, टेबल बनाकर वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट दिया गया है जिसकी रेडियस 7 है, यानी कि ये वाला पार्ट 7 है। इसके अंदर पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालो। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 होता है सर्कल का, तो आर्क की लेंथ भी 1/4 हो गई, 1/4 इंटू 2πr प्लस 7 और प्लस 7 ये पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री, ये कंप्लीट बाउंड्री। तो प्लस 14 कर देना है हमें लास्ट में। ओके, 1/4 इंटू 22/7, अच्छा 2 भी रह गया, इंटू 2 इंटू आर, रेडियस है 7। ओके, 7 से 7 कट हो गया, ये 2 पे कट हो गया, ये 11। 11 प्लस 14 25 इसका आंसर हो गया। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा। आपको मेन चीज इस पे फोकस करना है। कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस। देखो, मैंने आपको कई बार बताया सिमिलर ट्रायंगल्स में कुछ चीजों का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। जो साइड्स का रेशियो होगा वही एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा, वही एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा, वही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, वही मीडियंस का भी रेशियो होगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर का रेशियो ही साइड के रेशियो के इक्वल है। और एरिया का रेशियो पूछा गया है, तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, और साइड का रेशियो खुद पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके स्क्वायर के, क्योंकि पेरीमीटर का रेशियो ही साइड के रेशियो के इक्वल है। तो इनका स्क्वायर कर देंगे हम। 35/45 का स्क्वायर, 35/45 यानी कि 7/9 का स्क्वायर, 7/9 का स्क्वायर। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी अगर आप सिर्फ ऑप्शंस को देखते तो एक ही ऐसा नंबर बन रहा था जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। एरिया का रेशियो निकालना है, ये तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाला ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, यही नंबर बन रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। बाकी आप निकाल कर भी कंफर्म कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। In the given figure, if AD perpendicular to BC, AD perpendicular है BC के, और AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो अब देखो AB स्क्वायर क्या निकलेगा। AB स्क्वायर यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कर रहा है क्योंकि 90 के सामने है। क्या होगा, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होगा ये ए बी स्क्वायर। अब हमें सी डी स्क्वायर चाहिए, अब हमें चाहिए सी डी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर 90 के सामने कौन सा है, सी ए है। सी ए है तो सी ए हाइपोटेनस हो जाएगा, सी ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। अब इनको ऐड करेंगे, सिर्फ मैंने पाइथागोरस का यूज किया है, यहां पर ओनली पाइथागोरस का यूज किया है। ऐड करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कट हो गए। तो चेक करो कहां पर है, ये रहा डी ऑप्शन के अंदर है, ये डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होगा। एंगल पुट कर लो इसके अंदर। देखो एंगल मैं मान लो सबसे पहले 0 पुट करता हूं। अगर मैंने 0 पुट किया तो 1 बाय 1 1 ही आ रहा है। अब 0 पुट करने पर चेक करो 1 किस किस में आ रहा है। इसमें तो -1 आ गया, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो 0 का तो कोई फायदा नहीं हुआ। कोई और एंगल पुट करके देख सकते हो आप। 30 पुट कर लो, 30, तो 1 माइनस साइन 30 होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, तो ये बना 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यानी कि 1/3, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो 1/√3 मैं इसको कह सकता हूं, 1/√3। हमें चेक करना है कहां से 1/√3 निकलेगा। साइन ये तो बना 1/2 माइनस √3/2, 30 रखा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सीकेंट, सीकेंट होता है 30 डिग्री पर 2/√3, और माइनस टेंजेंट होता है 1/√3, ये बन गया 1/√3। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और कोई ना हो जाए इसलिए हम चेक करेंगे। ये तो इसी का ही प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, तो 2/√3 प्लस 1/√3, ये भी नहीं होगा, और ये इसका प्लस है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन, खाली बस वैल्यू, एंगल की वैल्यू पुट करनी है और मैच कर लेना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने 0 डिग्री रखा और 2 या 3 ऑप्शन मैच हो जाए, तब हमें एंगल चेंज करके कुछ और रख लेना है, लेकिन आंसर जरूर आएगा इस ट्रिक से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। For what value of k, the pair of linear equation this and this has an infinite number of solution, infinite solutions हैं, तो हमें क्या करना है ऐसे केस में, सभी के सभी रेशियोज इक्वल होते हैं इनफाइनाइट के केस में। अब इधर देखो k की वैल्यू तो निकाल दी है, -4 से -12 कैसे बना, कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स, तो k भी ऐसा होगा कि जिसका 3 टाइम्स 6 हो जाए, तो k की वैल्यू 2 आ गई। डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं, k की वैल्यू 2 आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, 3 तो रेड है और 2 ब्लू है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू मार्बल, एक मार्बल निकाली है तो बताओ कि वो ब्लू होगी। देखो ब्लू कितनी है, 2, टोटल मार्बल्स कितने हैं, 5, प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने सेक्शन ए भी कंप्लीट कर लिया है।
अब हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री में आपको पता है कि कैसे एक्स और वाई की वैल्यूज हम निकालते हैं। क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला नंबर होता है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर वाला होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये वाला होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू, तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी जरूरत नहीं है। तो 3 इंटू 195, 585 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दैट्स ऑल, वही एक्स होगा। बस इतना सही क्वेश्चन था। वाई मत निकालना, इसमें वाई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा ही एक्स है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो। एक्स एक्सिस इसे यानी कि ए 2, -3 और बी 5, 6 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है, y 0 होता है, सिर्फ y वाले पार्ट उठा लो, x से मुझे मतलब नहीं है। y 0 है, मुझे पता चल गया। y का गैप इधर कितना आ रहा है, 3 का। इधर 0 और 6 का गैप कितना आ रहा है, 6 का। 3 6 का रेशियो निकालता हूं तो 1 2 का रेशियो आ गया, 1 2 का रेशियो आ गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ये एंगल बी ले लेता हूं मैं, ए और सी कहीं भी ले लो, बाकी बी 90 डिग्री है, बीसी 5 है, बीसी 5 है, एसी माइनस ए बी, एसी और ए बी को माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो व्हाट विल बी, अब आप देखो एक साइड 5 है, तो कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके दिमाग में आते हैं। एक तो 3 4 5 का आ सकता है, जिसके अंदर 5 आता है, लेकिन 3 4 5 का नहीं लगेगा, क्योंकि 5 हाइपोटेनस नहीं है इसमें। 3 4 5 में 5 हाइपोटेनस होता है। एक 5 12 13 का आपके दिमाग में आ सकता है। चलो चेक करते हैं, क्या यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है। मैंने हाइपोटेनस को 13 और इसको 12 मान लिया। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि AC में से AB गया तो 1? यस, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि यही वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो इसके अंदर अप्लाई होगा। यही वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप याद कर लो। मेन पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताता हूं कौन कौन से। 3 4 5 आपको याद होने चाहिए, इनका डबल 6 8 10 आपको याद होना चाहिए। 5 12 13 आपको याद होना चाहिए, इसका डबल बहुत बार यूज होता है। 10 24 26 ये भी आपको याद होना चाहिए। एक 15 8 और 17 इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी काफी बार पूछा जाता है। एक 7 24 25 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी काफी बार पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, कभी भी इनका यूज आ जाता है एग्जाम में। जैसे इस तरीके से हम बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको अब आगे कैसे करेंगे। आगे तो सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। 1 प्लस साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बाय 1 प्लस कोस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस 5/13। तो 13 प्लस 12 25/13 हो गया। नीचे 13 प्लस 5 18/13 हो गया। 13 से 13 कट करो, 25/18, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, इक्वेशन मत बनाना, सिर्फ वैल्यू पुट करना। इक्वेशन तो हमें तब बनाने की जरूरत पड़ती है जब वैल्यू पुट हो ही ना सके, तब हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऑप्शंस उठाओ, वैल्यू पुट करो, चेक करो किसमें वो करेक्ट बन रहा है, वही उसका आंसर होगा। अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। If the total number of coins that she has is 50, टोटल सिक्के उसके पास 50 हैं। तो देखो ये 50 बन रहे हैं, ये 50 बन रहे हैं, ये 50 नहीं बन रहे, ये भी 50 बन रहे हैं। एक ऑप्शन खत्म, इन तीनों में से कोई आंसर होगा। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75, और जो उसके पास रुपए हैं वो 75 हैं।
तो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के कौन कौन से होंगे? मैं मान लेता हूं पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। 1 रुपए के सिक्के 35, तो 35 रुपए हो गए। 2 रुपए के सिक्के 15, तो 30 रुपए हो गए। टोटल 50 नहीं, 75 नहीं बन रहे, ये 65 बन रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म। अब उठाते हैं ये सी वाला, 15 और 35, 15 एक एक के सिक्के हैं यानी कि 15 रुपए, 35 दो दो के सिक्के हैं यानी कि 70 रुपीज। तो कितने हुए? 85, यानी कि ये भी नहीं है। तो आंसर अपने आप ही डी बच गया। डी इसका आंसर बच चुका है। अब आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। 25 एक एक के सिक्के 25 रुपए, और 25 25 ही 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, 50 रुपीज हो गए। टोटल हो गए 75 रुपीज। यस, यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। इक्वेशन बनाए मत, इक्वेशन में कंफ्यूजन होगी आपको अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो। वैल्यू पुट करें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जीरोस रेसिप्रोकल हैं कब? ये भी मैंने आपको पिछले सैंपल पेपर में बताया था कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जीरोस जब भी रेसिप्रोकल होती है, ए और सी हमेशा इक्वल होते हैं। ए और सी इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो, एक जीरो मैंने अल्फा मान ली, दूसरी जीरो 1/अल्फा, कह रहा रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट यूज करता हूं तो प्रोडक्ट आ रहा है 1, और प्रोडक्ट होता किसके इक्वल है? सी अपॉन ए के। ए को इधर मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल टू सी आ गया। लेकिन ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इतना भी नहीं करना है आपको, इतना भी नहीं करना है। आसान क्वेश्चन में समय बचा लो, आसान क्वेश्चन में टाइम बचा लो, मुश्किल क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा और उसमें आप अपने एफर्ट लगाकर वो भी सही करके आओगे। देखो, जो आसान क्वेश्चन है वो तो सभी करेंगे, लेकिन उसमें टाइम बचा लो आप। और अगर उसमें टाइम बचा लिया तो मुश्किल क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होगा, वो क्वेश्चन भी आप सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है तो बॉल्स भी 3 टाइम्स होंगी। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है तो वो ब्लू बॉल्स भी रेड बॉल की 3 टाइम्स होंगी। जितने टाइम्स प्रोबेबिलिटी उतने टाइम्स बॉल। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स? डायरेक्ट पता कर सकते हैं। 5 रेड बॉल है, कुछ ब्लू बॉल है। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के 3 गुना है, तो ब्लू बॉल भी रेड बॉल के 3 गुना हो गई। 5 3 जा 15 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। दैट्स ऑल, 15 इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो, आप देखते ही इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहां पर देखा 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, आंसर मार्क हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27। The probability of selecting a blue marble at random from the jar that contains only blue, black, green marbles. 3 टाइप के मार्बल्स हैं एक जार के अंदर। ब्लू है, ब्लैक है और ग्रीन मार्बल है। और उसमें से ये बोल रहा है कि ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक मार्बल एट रैंडम, ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इफ द जार कंटेन 11 ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स 11 है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं ये बताने हैं। देखो, टोटल सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये मुझे पता है। तो मैंने ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी देखी 1/5 आ रही है। मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी देखी ब्लैक मार्बल की 1/4 है। दोनों का सम किया, मैंने दोनों का सम किया तो कितना होगा? 4 + 5 9/20। एलसीएम लेके ऐड करना है, 9/20। अब टोटल तो 1 होता है, तो 1 में से माइनस किया तो अब बच जाएगी ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी। ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, अच्छा क्या, 1 माइनस 9/20, 11/20 बच चुकी है। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करना है, 20 - 9, 11/20। 11/20 प्रोबेबिलिटी है ग्रीन मार्बल्स की, ग्रीन मार्बल्स की। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपने x मान लिए, तो यहां से कितनी प्रोबेबिलिटी निकल रही है? 11/x, क्योंकि 11 ग्रीन मार्बल्स दिए हुए हैं।
और यहां से प्रोबेबिलिटी 11/20, यानी कि टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल मार्बल्स 20 हैं। टोटल मार्बल्स 20 है। इसमें इस कंसेप्ट का यूज करना था कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है। मैंने 2 को ऐड किया, 1 में से माइनस किया, तीसरे की प्रोबेबिलिटी बच गई। मैंने टोटल मार्बल्स x माने, तीसरे की प्रोबेबिलिटी यहां से निकाली 11/x, और यहां से आ रही है 11/20, मतलब x 20 के इक्वल है। तो टोटल मार्बल्स 20 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा √2 के इक्वल है। टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ऐसा एंगल हमें सोचना है कि जिसके अंदर ये थीटा रखने पर यहां ये √2 बन जाए। ऐसा एंगल हमें यहां पर सोचना पड़ेगा। ऐसा एंगल होता है 45। अगर आप 45 रखेंगे तो साइन 45 प्लस कोस 45 √2 के इक्वल है। साइन 45 क्या होगा? 1/√2। कोस 45 क्या होगा? 1/√2। 1/√2 प्लस 1/√2 बनता है 2/√2, दैट इज √2, यानी कि √2 बन गया। कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि एंगल हो गया 45। एंगल 45 है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे हैं कि आप अगर दिमाग में रखेंगे कि हाँ अगर ऐसा है तो एंगल ये वाला लेना है, तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपकी सेव हो जाएगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना होगा कि एंगल को 45 लेना है। 1/√2 प्लस 1/√2 √2 होता है। एंगल 45 लिया, क्वेश्चन खत्म। 45 रखो 1, 45 रखो 1, 1 प्लस 1 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल, इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस एंड x प्लस वाई माइनस 10 0 है, तो k की वैल्यू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। a और b का मिड पॉइंट x कोमा y है, तो x कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2/2, यानी कि 3 प्लस k/2। y कैसे निकलेगा? y1 प्लस y2/2, यानी कि 4 प्लस 6/2। 4 प्लस 6 10, 10/2 5। x और y की वैल्यूज यहां रख दो बस। मैंने रखा x की जगह 3 प्लस k/2, प्लस y की जगह मैंने रखा 5 और माइनस कर दिया 10 इक्वल टू बन गया 0, यानी कि 3 प्लस k/2 इक्वल टू ये जो -5 है वो इधर जाकर +5 हो गया, इंटू 2 किया 10 हो गया, -3 किया 7 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू k की वैल्यू 7 आ गई। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन फिगर एंगल ACB 90 डिग्री है, CD परपेंडिकुलर टू AB। तो बताओ CD स्क्वायर, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड भी है ये। और इसके लिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में 3 रिजल्ट बताए हैं, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। तो आपने मोस्टली सैंपल पेपर में देखा होगा कि एक क्वेश्चन जरूर बना है उन 3 रिजल्ट से। क्या क्या रिजल्ट थे पहले जल्दी से डिस्कस करते हैं। बीच वाली साइड का स्क्वायर CD स्क्वायर किस किस के इक्वल होता है? AD इंटू DB, ये आपको याद रखना है। AD इंटू DB या BD, कुछ भी आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक पहला रिजल्ट ये हो गया, इसका आंसर तो यहीं से निकल आया कि CD स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AD इंटू DB, यानी कि ये रहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, अब और क्या क्या यहां से रिजल्ट हमने बनाए थे? AC स्क्वायर हमने लिखा था। AC स्क्वायर, जब AC वाली साइड लेनी है तो AD इंटू AB, ध्यान रखो AC स्क्वायर लिया है तो AD लेना है और फिर कंप्लीट लेना है AD इंटू AB। और जब BC स्क्वायर लेना है, जब BC स्क्वायर ये वाली साइड, तो इधर वाली साइड लो BD इंटू कंप्लीट साइड AB। ये आपको तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं, काफी बेनिफिशियल है ये। काफी बार इनके रेशो में बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। द बेस QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR लाइज ऑन x एक्सिस। ओके, बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का
एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये मान लो क्यू है -4,0। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ओरिजिन मिड पॉइंट है यानी कि ये 0 0 है, तो भाई मिड पॉइंट है तो 4 इधर है, 4 ही इधर होगा यानी कि ये पॉइंट तो 4,0 आएगा ही आएगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये तो हो गया क्यू और ये हो गया आर, क्योंकि क्यू आर एक्स एक्सिस पे है तो पी बताना है। पी वाई एक्सिस पे होगा ये तो क्लियरली पता चल रहा है, वाई एक्सिस पे ही है सारे के सारे पॉइंट्स, पी वाई एक्सिस पे होगा। अब कहां होगा, जितना इनका डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस 8 बन रहा है, 4 इधर 4 इधर 8, तो यहां पर ऐसा पॉइंट होगा कि इसका इससे या फिर इसका इससे कोई भी डिस्टेंस निकाले वो 8 के ही इक्वल निकले, वो 8 के इक्वल निकले। चलो चेक करते हैं। तो पहले से अगर मैं निकाल के देखता हूं तो इधर 4 है इधर 0 है, 16 प्लस 3√3 और 0, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 3√3 का स्क्वायर 27 होता है, क्या ये 8 आएगा? √64 आना चाहिए, नहीं आ रहा। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड बनेगा 16 प्लस 3, ये भी √64 नहीं आ रहा क्योंकि 8 बनाना है हमें, टोटल डिस्टेंस 8 है तो इक्विलेटरल की सभी साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स 8 के इक्वल होनी चाहिए। ये 8 का मतलब है रूट के अंदर 64 बने। मैं थर्ड ऑप्शन चेक करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 64 नहीं बन रहा। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, वैसे तो लास्ट ही अब आंसर हो गया, बाकी चेक कर लेते हैं। 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, ये बन रहा है 64 का रूट, 64 का रूट दैट इज 8, सो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने और कुछ भी अलग से यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना यूज किया है कि डिस्टेंस इक्वल होगा, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइन थीटा सी अपॉन दिस है तो टेंजेंट थीटा, ये अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ऊपर वाला पार्ट सेम रखना है, नीचे वाला अलग। ये चेक करो सी ऊपर किस किस में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो सेम आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सी ऊपर है नीचे वाला अलग है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ना आपको पाइथागोरस लगानी पड़ी ना कुछ और। ऑप्शंस पहले देख लें, सोल्व करने से पहले ऑप्शंस जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। What is the smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that square root of product is a rational number? ये कह रहा है कि 1200 से क्या मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर रूट निकाले तो रैशनल नंबर निकला है, यानी कि रूट में कुछ नहीं बचना चाहिए। करके देख लो मल्टीप्लाई, 1 करके देखोगे तो 1200 बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 करोगे तो 2400 बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 करोगे तो 3600 आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, तो हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन द गिवन फिगर DEFG इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एंड एंगल BAC 90 डिग्री है, एंगल BAC ये वाला एंगल 90 है। देखो ये तो क्लियर है, स्क्वायर के भी सभी एंगल 90 होते हैं, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये सब भी एंगल 90 डिग्रीज ही है। तो FG स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इनमें से हमें बताना है। देखो ऑप्शंस में BG और FC दिखाई दे रहा है, BG इधर है FC इधर है, हमें क्या करना होगा, BG और FC दिखाई दे रहा है, हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी चेक करनी होगी, सिमिलर हो रहे हैं क्या। एक एंगल तो मुझे दिख गया 90, इसका भी एक एंगल 90, एक एंगल तो इक्वल हो गया, कोई भी एक एंगल और इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। है एक और एंगल इक्वल, ध्यान से देखते हैं और फिर आपको बताता हूं कौन सा एंगल इक्वल है। ध्यान से जरा देखिए आप इसके अंदर, ये एंगल 90 है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। अगर एक 90 माइनस थीटा है तो दूसरा थीटा होगा, या एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 है, ABC ट्रायंगल के अंदर आप देखो, इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये तीसरा एंगल बच गया 90 माइनस थीटा, और इसका ये वाला एंगल 90 है,
अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, अगर एक एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल बच गया थीटा, ये वाला एंगल बच गया थीटा। अब मुझे दो एंगल इक्वल दिखाई दे गए, कौन कौन से दे गए ध्यान से देखना जरा। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, एक तो G और एक F, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इसका एंगल B थीटा है और इसका एंगल E भी थीटा है, दोनों इक्वल हैं। दो एंगल जब भी इक्वल तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लो, रेशियो ले लो। G का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट F, B का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट E। अब बच गया तीसरा D, तो इधर जो भी तीसरा बचा वो आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसका बचा है C, इसका बचा है C, ये आपस में हो गए सिमिलर। अब साइड्स का रेशियो लेते हैं, साइड्स का रेशियो लेते हैं। GB या BG डिवाइडेड बाय आएगा FE और इक्वल टू, अब हम इधर ले लेते हैं BD लेने का फायदा नहीं है क्योंकि BD ऑप्शंस में हमसे कहीं भी पूछा नहीं गया है, तो BD की जगह मैं ले लेता हूं GD। कहां पर है G? ओके, GD ठीक है, GD स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड पूछी है, ये देखो FG स्क्वायर की साइड है, तो मैं ले लेता हूं GD और GD के नीचे आएगा FC, यस FC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ गया FE इंटू GD इज इक्वल टू BG इंटू FC। अब देखो आंसर तो निकल चुका है, बस फॉर्म चेंज करनी है। FE स्क्वायर की साइड है, आप देख सकते हैं ये वाली साइड FE है। एक बार मैं ये सब हटाता हूं और अब आप देखिए FE स्क्वायर की एक साइड है, वो GF के इक्वल होगी या FG के इक्वल होगी, तो मैं इसे FG लिख सकता हूं। GD स्क्वायर की एक साइड है, तो इसे भी मैं FG लिख सकता हूं, यानी कि FG इंटू FG स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? BG इंटू FC, यानी कि हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। द पॉइंट -3, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, देन P की वैल्यू बतानी है। देखो हमें रेशियो तो नहीं दिया गया है, लेकिन इतना बोला डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोलिनियर तो है, तो रेशियो तो सेम रहेगा। मैं क्या करता हूं, -5, -4 और -2, 3 चेक कर लेता हूं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट x वाला मुझे पता है, x वाला पता है, तो इनका गैप हो गया 2 का, इनका गैप हो गया 1 का, यानी कि रेशियो तो 2:1 है। 2:1 है, तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P किसके इक्वल होगा? 2 इंटू वाई वाला पार्ट ले लो, 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू -4 -4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, यानी कि 2/3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, 2/3, तो A इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, A इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36। द डायमीटर्स ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर आर 80 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। डायमीटर्स दिया हुआ है ट्रैक्टर के आगे वाले पार्ट का और ट्रैक्टर के पीछे वाले जो टायर्स होते हैं उन टायर्स का डायमीटर हमें दिया गया है, उन टायर्स का डायमीटर दिया गया है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रियर व्हील, यानी कि पीछे वाला व्हील कितने रिवॉल्यूशन लेगा टू कवर द डिस्टेंस विच द फ्रंट व्हील कवर इन 800, जो फ्रंट व्हील 800 में कवर करेगा उसे पीछे वाला टायर कितने रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। डिस्टेंस सेम है, तो हम क्या करते हैं, देखो ऐसे केस में हम देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है डिस्टेंस बाय 2πr, डिस्टेंस बाय 2πr। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालना है पीछे वाले व्हील का, और हमें डिस्टेंस कितना दिया गया है, जितना फ्रंट वाला व्हील कवर करता है। फ्रंट वाला व्हील हम कैसे पता करेंगे कितना डिस्टेंस कवर करता है? भाई एक रिवॉल्यूशन में फ्रंट वाला व्हील कवर करेगा 2π इंटू रेडियस कितनी है 40, 2πr।
एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है फ्रंट वाला व्हील? 800, तो 800 में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब यही डिस्टेंस कवर करना है बड़े वाले को, तो डी की वैल्यू तो ये हो गई, नीचे आएगा 2 पाई इंटू रेडियस कितनी है बड़े वाले टायर की? 200 डायमीटर है, तो 100 इसकी रेडियस हो गई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये कटा 8 पर, 8 4 जा 32, 320 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 320 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब भी निकालने हैं, डिस्टेंस ओवर 2 पाई आर, डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। अब हमें चाहिए कि डिस्टेंस कितना कवर करना है। अब इसने बोला है डिस्टेंस उतना कवर करना है जितना छोटे वाला व्हील 800 रिवॉल्यूशन में करता है। भाई छोटे वाला व्हील 800 में करता है, छोटे वाला व्हील एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? 2 पाई आर। 800 में कितना करेगा? 2 पाई आर इंटू 800। ये डिस्टेंस निकल गया। अब यही डिस्टेंस तो है जो बड़े वाले को कवर करना है, यानी कि डी की वैल्यू है ये, डिवाइड कर दो 2 पाई आर से, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, OD ये स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA ये 7 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडिड रीजन? शेडिड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हम आइडिया लगाते हैं कैसे, सेमी सर्कल में से हम ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, इन दोनों का एरिया तो निकल गया, प्लस ये सर्कल करना है, बस इतना सा ही काम है। पहले सेमी सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, बाय 2 कर दिया, सेमी सर्कल का निकल गया। माइनस किया, हाफ इंटू, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल है, बेस कितना है 7 प्लस 7 14 इंटू हाइट कितनी है 7, हाइट है 7, ये किया मैंने। तो मैं सिंप्लीफाई करके देखता हूं, तो ये बना 77 माइनस 49, 77 माइनस 49, अगर मैं देख रहा हूं तो 28 बन गया। ये 28 यूनिट तो इन दोनों का मिलाकर आ गया। अब बचा ये वाला सर्कल ऐड करना है। क्या है? सर्कल ही तो है एक कंप्लीट, पाई आर स्क्वायर लगाओ, पाई आर कितना है 7/2, ये 7 है कंप्लीट, तो रेडियस हो गई 7/2 इंटू 7/2 पाई आर स्क्वायर, तो 7 से 7 ये कट हो गया, 2 से ये 11 पे कट हुआ, तो ये बन रहा है 38.5, दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर विल बी 66.5। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, select the quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial this। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी, एक दूसरा पोलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस पहले वाले पोलिनोमियल की जीरोस का रेसिप्रोकल हो, रेसिप्रोकल हो। ऐसे केस में ए और सी को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये उस क्वेश्चन से कंफ्यूज मत हो ना जिसमें मैंने बताया था कि जीरोस एक दूसरे की रेसिप्रोकल है तो ए और सी इक्वल होते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें दूसरा पोलिनोमियल बनाया जा रहा है जिसकी जीरोस पहले वाले पोलिनोमियल के दोनों जीरोस की रेसिप्रोकल है, तो इसके केस में ए और सी को इंटरचेंज करते हैं। लेकिन करते क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको क्यों पे ज्यादा फोकस ना करके सीधा रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करना है। एमसीक्यू पेपर है आपका, तो ए और सी को इंटरचेंज करना है। ऐसे केस में हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसकी जीरोस मैंने मान ली अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की, तो सम ऑफ जीरोस मैं निकाल सकता हूं, वो आ गया -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैं निकाल सकता हूं, वो आ गया c/a। लेकिन मुझे एक ऐसा पोलिनोमियल चाहिए जिसकी जीरोस अल्फा बीटा नहीं, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा और 1/बीटा हो, मुझे ऐसा पोलिनोमियल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। पहले हम सम निकालेंगे, सम कितना निकला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि एलसीएम ले लिया, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो ये निकल गया -b/a/c/a, यानी कि -b/c। सम ऑफ जीरोस निकल चुका है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर।
प्रोडक्ट क्या निकल रहा है इसका, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा, यानी कि 1/अल्फा बीटा कितना है, C/A, तो ये निकल चुका है A/C। ओके, अब हमारे पास ये भी है, सम भी है, प्रोडक्ट भी है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, -b/c, तो प्लस b/c हो गया, इंटू एक्स किया, और प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, a/c, c सब में मल्टीप्लाई कर दो, c सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा cx² प्लस इधर से c मल्टीप्लाई किया तो bx, क्योंकि c से c कट हो गया, इधर c मल्टीप्लाई किया तो a, फाइनल पोलिनोमियल ये निकल के आता है। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये पोलिनोमियल आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या होगा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होगा जब भी एक पोलिनोमियल की जीरोस दूसरे वाले के रेसिप्रोकल है, तो a और c को इंटरचेंज कर दो, और कुछ नहीं करना, कोई साइन चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ a और c को इंटरचेंज कर देना है, पोलिनोमियल आपके सामने होगा, c इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। In the given figure, O is the center of the circle, diameter AB 13 दिया हुआ है, ये 13 है कंप्लीट। ओके, AC 12 है, ये वाली साइड 12 है, BC इज ज्वाइंट, B और C को ज्वाइन कर दिया। आप देखो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री ही होता है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है 90 डिग्री, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है तो 5 12 13 होता है, यानी कि ये साइड 5 निकलेगी, ये 5 निकलेगी। शेडेड रीजन का एरिया बताना है, सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करनी है, दैट्स ऑल। अब सेमी सर्कल क्या है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 लेने को कहा गया है, आर स्क्वायर रेडियस 6.5 होगी, क्योंकि 13 है डायमीटर, तो इसका हाफ कर दिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर सेमी सर्कल, माइनस माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 12, 5 इंटू 12, तो ये तो 30 बन रहा है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई कर लेना आप, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूरा आप सिंप्लीफाई कर लेना, ये 66 पॉइंट समथिंग बनता है, माइनस हम करेंगे 30, तो 30 बनने के बाद ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, अब हम देखते हैं, इसने बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40, फादर और सन का एज का सम 40 दिया गया है। ऑप्शन में क्या पूछा, व्हाट इज द फादर एज, नीचे ऑप्शंस में फादर एज दी हुई है। इफ द फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन एज, फादर्स एज 3 गुना है, 22 किसी का 3 गुना होता है क्या, नहीं होता, 28 किसी का 3 गुना होता है क्या, नहीं होता, 24 किसी का 3 गुना होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये 24 किसी का 3 गुना होता है, और 30 किसी का 3 गुना होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब बचे दो ऑप्शन, अब क्या कह रहा है, सम कितना है 40, सम 40 करके देख लो। अब 30 में क्या ऐड करूं कि 40 बने, 10 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सन की एज 10 है, फादर की 30, क्या ये इसका 3 गुना है, बिल्कुल है, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें नहीं होगी, अगर इसमें हो गई तो चेक कर लेते हैं। 40 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 16, यानी कि सन की एज इसमें निकल रही है 16, क्या ये 16 का 3 गुना है, नहीं है, ये तो 8 का 3 गुना है, तो यानी कि ये आंसर गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है, कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो, आंसर कभी गलत होगा ही नहीं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है अपना सेक्शन बी। अब हम आते हैं सेक्शन सी के ऊपर, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, पहला केस बेस्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, साल्वी इज अ ट्यूशन टीचर, साल्वी एक ट्यूशन टीचर है, एंड टीचेस मैथमेटिक्स टू सम किड्स एट होम, और घर पर कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती है। शी इज वेरी इनोवेटिव एंड ऑलवेज प्लान न्यू गेम्स टू मेक अ स्टूडेंट लर्न कंसेप्ट्स। ओके,
टुडे शी प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम, उसने प्राइम नंबर गेम प्लान किया। ध्यान से सुनना क्या गेम है। शी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास, उसने 2 अपनी क्लास में अनाउंस कर दिया 2, एंड आस्क्ड फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय ए प्राइम नंबर, और पहले बच्चे को बोला एक किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एंड देन पास इट टू सेकेंड स्टूडेंट, और फिर सेकेंड स्टूडेंट को पास करो। सेकेंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई इट बाय द प्राइम नंबर एंड पास टू इट थर्ड स्टूडेंट, सेकेंड ने भी उसको एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया और थर्ड के पास कर दिया। इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग ए प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट को ये आंसर मिल गया। ही टोल्ड दिस नंबर टू शाल्वी इन क्लास, नाउ शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एज गिवन बिलो। क्या क्वेश्चंस हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट है। अब देखो गेम को हम समझते हैं। 2 नंबर उसने अनाउंस किया, फर्स्ट स्टूडेंट ने कुछ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, थर्ड ने कुछ और प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया, ऐसे करते करते फाइनल आंसर जो आया वो आया 173250, 173250। यानी कि अगर हम प्राइम फैक्टर्स पता लगा ले कितने मल्टीप्लाई हुए हैं तो उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। मैं क्या करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। 173250 प्राइम फैक्टर्स बना लिए मैंने। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 तो देखो होना ही था क्योंकि शाल्वी ने क्लास में अनाउंस किया था। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और इधर बना 25। अब ये 2 पे नहीं जा रहा है, यानी कि कोई भी और बच्चे ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, ये जा रहा है 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बचेगा। 3 8 जा 24, फिर से 2, 3 8 जा 24, फिर से 2, 3 7 जा 3 5 जा, अब फिर से ये 3 पे जा रहा है, फिर से 3 पे जा रहा है। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 9 जा, और 3 6 जा, 3 2 जा 3 5 जा, अब 9 6 2 5, अब 3 से नहीं जाएगा ये, अब जाएगा ये 5 से। 5 से अगर मैं देखता हूं तो 19 5 जा 95, 1 2 5, फिर से ये 5 पे जा रहा है, फिर से 5 पे जाएगा। तो अगर फिर से 5 पे जाता है तो 5 3 जा, देन 5 8 जा, 5 5 जा, फिर से ये 5 पे जा रहा है, 5 7 जा, और 5 7 जा, सॉरी 5 पे जा रहा है 5, और फिर जा रहा है ये 7 पे 11। तो अब देखो क्या क्या इसकी फैक्टराइजेशन बनी वो हम समझते हैं, और फिर क्वेश्चन को भी समझते हैं। पहले 2 अनाउंस किया, फिर एक बच्चे ने 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 किया, फिर 5 किया, फिर 5 मल्टीप्लाई किया, फिर एक ने 7 कर दिया और एक ने 11 कर दिया, तब जाके वो नंबर बन गया, तब जाकर वो नंबर बन गया। ये क्या है, इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट गॉट दिस, लास्ट स्टूडेंट को ये नंबर मिला। ही टोल्ड दिस टू शाल्वी इन क्लास, मतलब लास्ट को ये नंबर मिल गया। अब लास्ट वाले ने मल्टीप्लाई नहीं किया कुछ भी, लास्ट वाले ने क्या किया, ये नंबर बता दिया शाल्वी को, लास्ट वाले ने ये नंबर शाल्वी को बता दिया। यानी कि एक हमें एक्स्ट्रा स्टूडेंट रखना पड़ेगा जिसने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो देखो मल्टीप्लाई कितने लोगों ने किया, 2 तो अनाउंस किया था, एक ने 3 मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर 3 नंबर 4 5 6 7, इसके बाद 8वें को ये मल्टीप्लाई होने के बाद मिल गया जिसने टीचर को बताया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर हो गए 8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके अंदर हो गए 8। तो ये इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। चेक कर लो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया है, 11 हाईएस्ट प्राइम नंबर है जो स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया गया है, यानी कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, सबसे छोटा प्राइम नंबर। चेक करो 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 तो टीचर ने क्लास में अनाउंस किया था, 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि यूज किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा बार। देखो 5 3 स्टूडेंट्स ने यूज किया है, सबसे ज्यादा बार 5 यूज हुआ है 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम टाइम्स का वो होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मिनिमम टाइम, सबसे कम बार कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ, चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। सबसे कम बार 7 और 11 दोनों ही एक एक बार यूज हुए हैं, दोनों एक एक बार यूज हुए हैं, तो सबसे कम बार 7 और 11 दोनों ही ऑप्शन में है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, 7 मार्क करो या 11 मार्क करो, दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे, इसके अंदर दोनों ही करेक्ट आंसर माने जाएंगे। मैंने आपको बताया सैंपल पेपर में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, बोर्ड पेपर में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड पेपर में एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा आपको, सैंपल पेपर में कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है, बोर्ड का पेपर कई लेवल्स पर चेक होकर फिर आपके पास आता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है, अजय, भीगू एंड कोलिन आर फास्ट फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, और ये सब कहानी दी गई है, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सिटिंग पोजीशन का उन्होंने ये डायग्राम बनाया है। ओके, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स -2,2, साफ साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई बड़ी चीज भी नहीं है, -2,2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो ये 2 है, ये 2 है, या तो पाइथागोरस लगा दो, ये आ जाएगा 2√2, या तो ये पाइथागोरस लगा दो, अदरवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 0,0 है और ये -2,2 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो भी वही आंसर आने वाला है, इसका आंसर होगा 2√2, बिल्कुल इजी है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स, बी कहां है, ये रहा, ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। ओके, पहले एक्स वालों का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 और -2 का गैप 4, 4 का स्क्वायर 16, √17 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, बी और सी, या तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, देखो डायग्राम क्लियरली दिखा रहा है आपको, पाइथागोरस लगा दो, अदरवाइज हम नॉर्मली निकाल लेते हैं। इसका इसका है -1, -2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, एक्स वालों का गैप आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई वालों का गैप है 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 √20, तो √20 किसका स्क्वायर आ रहा है, ये रहा, आप चेक कर लें, इसको आप 4 × 5 लिख सकते हैं, √4 होता है 2 और अंदर बचा 5, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2√5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ए पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट एडी रेशियो डीबी 4:3 है, ए पॉइंट जैसे हमें पता है -2,2 है और हमें पता है बी पॉइंट -1, -2 है, एक पॉइंट बीच वाला हमें निकालना है और रेशियो 4:3 है, डी हमें निकालना है। ओके, x, y मान लेता हूं मैं इसको, x, y, और क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू क्या होगी, 4 × -1, 3 × -2 डिवाइडेड बाय 4 + 3 दैट इज 7, -10/7 आ रही है, एक ही ऑप्शन में आपको दिखेगा -10/7, एक ही ऑप्शन में आपको -10/7 दिखेगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेक्शन फॉर्मूला का यहां पर मैंने यूज किया है, आप चाहो तो गैप वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये ठीक था, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला ज्यादा इजी पड़ रहा है, मैंने ये यूज कर लिया। तो ओके, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने सैंपल पेपर 5 भी हमारा कवर किया। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हम मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर 6 के साथ, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।